दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर बताए जाएंगे। ये जो वीडियो है ये सेकेंडरी क्लेरिफायर के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आज जितने भी क्वेश्चंस और आंसर बताए जाएंगे वो सेकेंडरी क्लेरिफायर से ही रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं और उसके आंसर भी आपको पैरेलल बताए जाएंगे। तो जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं, यानी कि 1 से लेकर 30 क्वेश्चन और आंसर की इस वीडियो को अटेंड करते हैं, तो उनको सेकेंडरी क्लेरिफायर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद भी अगर आपका कुछ कमेंट है और आपको सेकेंडरी क्लेरिफायर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जो क्वेश्चन और आंसर की पूरी जो सीरीज है इसको एंजॉय करते हैं। तो आइए समझते हैं। हियर आर द टॉप 30 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स रिलेटेड टू सेकेंडरी क्लेरिफायर्स, यानी कि यहाँ पर आपको टॉप 30 क्वेश्चंस और उसके आंसर बताए जाएंगे जो रिलेटेड होंगे सेकेंडरी क्लेरिफायर से। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर क्या है, क्या होता है सेकेंडरी क्लेरिफायर। तो इसको देखिए जो आंसर है, अ सेकेंडरी क्लेरिफायर इज अ यूनिट इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक यूनिट है, एक इकाई जिसको बोल सकते हैं, दैट सेपरेट सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर फॉलोइंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो अपना जो सस्पेंडेड सॉलिड और जो वाटर होता है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है। यानी कि जहां भी आप देखेंगे सेकेंडरी क्लेरिफायर वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद लगाई जाती है और इसका काम होता है जो सस्पेंडेड सॉलिड है और जो वाटर है यानी कि जो इफ्लुएंट होता है दोनों को क्या सेपरेट करना। तो ये रहा अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर का क्या पर्पज होता है या क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर देखिए, द प्राइमरी पर्पज इज टू सेटल आउट बायोलॉजिकल फ्लॉक एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि इसका जो प्राइमरी जो पर्पज होता है वो सेटल करना होता है कि इसको बायोलॉजिकल फ्लॉक को और सस्पेंडेड सॉलिड्स को, कहां से, फ्रॉम मिक्स लिकर, यानी कि जो मिक्स लिकर होता है, यानी कि जो पूरा जो बायोमास होता है उसमें जो बायोलॉजिकल फ्लॉक्स है और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है उनसे क्या करना है, इसको सेटल करना है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, प्रोड्यूसिंग क्लेरिफाइड इफ्लुएंट एंड थिकेंड स्लज, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपको जो इफ्लुएंट जो इसका जो आउटलेट जो मिलता है, इफ्लुएंट जो मिलता है वो एकदम क्लेरिफाइड इफ्लुएंट होगा और थिकेंड स्लज आपको मिलती है। तो ये होता है उद्देश्य सेकेंडरी क्लेरिफायर लगाने का या इसका पर्पज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज अ सेकेंडरी क्लेरिफायर वर्क, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर कैसे काम करता है। इसका आंसर देखिए, द क्लेरिफायर यूज ग्रेविटी सेटलिंग टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी कि क्लेरिफायर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ये ग्रेविटी सेटलिंग के ऊपर काम करती है जो सॉलिड को लिक्विड से क्या करती है, अलग करती है, यानी कि सेपरेट करती है। द वेस्ट वाटर इंटर्स द क्लेरिफायर्स एंड फ्लो स्लोली, यानी कि वेस्ट वाटर क्लेरिफायर के अंदर जैसे इंटर करती है वो क्या है, स्लोली, मतलब बहुत ही कम स्पीड से क्या होती है वो फ्लो करती है, अलाउइंग सॉलिड टू सेटल टू द बॉटम व्हाइल क्लेरिफाइड वाटर ओवरफ्लोज, यानी कि इससे जब वाटर क्या होती है, आप जब भी देखेंगे क्लेरिफायर में तो वाटर क्या होती है, जब आती है तो बहुत स्लोली क्या होती है वो नीचे की तरफ जाती है, जिससे क्या होती है वेलोसिटी कम होने की वजह से जो सॉलिड है वो क्या होगी, वो सेटल डाउन होगी और आपका जो इफ्लुएंट है वो क्लेरिफाइड वाटर होगा। और जो वी नॉट से या जिस भी टाइप का आपका जो क्लेरिफायर है उससे जो आपका इफ्लुएंट है ओवरफ्लो होके बाहर की तरफ यानी कि उसका आउटलेट की तरफ जाएगा, जिससे आपकी जो इफ्लुएंट की जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है। तो इसका काम क्या होता है सेकेंडरी क्लेरिफायर का, वो सॉलिड और लिक्विड को क्या करता है, सेपरेट करता है। और किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ग्रेविटी सेटलिंग के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। इसका आंसर देखिए, कंपोनेंट्स इंक्लूड अ टैंक फॉर सेटलिंग, यानी कि इसमें और कंपोनेंट्स में देखा जाए तो पहले तो एक टैंक जो सेटलिंग के लिए होता है। अब मैकेनिज्म फॉर स्लज रिमूवल, इसमें एक मैकेनिज्म होती है जो किसके लिए होती है, स्लज रिमूवल के लिए होती है, सच एज अ स्क्रैपर और सक्शन हेडर, जिसको क्या बोलते हैं, इसको कई जगह स्क्रैपर है सक्शन हेडर भी बोला जाता है। इफ्लुएंट्स वायर्स, इसमें इफ्लुएंट्स वायर्स होते हैं एंड इनलेट एंड आउटलेट
स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसमें इनलेट और आउटलेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो होते हैं सेकेंडरी क्लेरिफायर में। व्हाट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी क्लेरिफायर्स आर कॉमनली यूज, यानी कि किस तरह के जो सेकेंडरी क्लेरिफायर कॉमनली यूज किए जाते हैं, इनके टाइप्स की और बात की जाए तो इसका आंसर देखिए, कॉमन टाइप्स इंक्लूड सर्कुलर क्लेरिफायर, यानी कि कॉमन टाइप्स में देखा जाए तो उसमें सर्कुलर क्लेरिफायर, रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर्स एंड लैमिला, जिसको इंक्लाइन प्लेट क्लेरिफायर भी बोला जाता है। तो ये सामान्य तरह के जो क्लेरिफायर हैं जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेकेंडरी क्लेरिफायर की डिजाइन में। तो इसका आंसर देखिए, फैक्टर इंक्लूड्स इन्फ्लुएंट फ्लो रेट, सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि इसमें जो फैक्टर है जो इंक्लूड किए जाते हैं सेकेंडरी क्लेरिफायर के डिजाइन में वो क्या है, इन्फ्लुएंट का फ्लो रेट, यानी कि इसका जो इनलेट फ्लो रेट है, इसके अंदर जो इन्फ्लुएंट आ रहा है उसका इनलेट फ्लो रेट, सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन, यानी कि इसके अंदर जो सस्पेंडेड की जो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होने वाली है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कितनी है, सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है उसकी सेटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, यानी कि जब हम सेटल डाउन करते हैं किसी भी सॉलिड को, यानी कि जैसे कि आप SV30 लगाते होंगे या तो SV लगाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि इसकी सॉलिड की सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ये स्लज की कैसी है ये भी ध्यान में रखा जाता है। एंड इफ्लुएंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, और आपको जो सेकेंडरी क्लेरिफायर का जो आउटलेट चाहिए वो किस क्वालिटी का चाहिए, इन सबको ध्यान में रख के ही जो सेकेंडरी क्लेरिफायर का डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लज ब्लैंकेट इन अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर में स्लज ब्लैंकेट क्या है। इसका आंसर देखिए, द स्लज ब्लैंकेट रेफर्स टू द लेयर ऑफ सेटल्ड सॉलिड्स दैट एक्यूमुलेट्स एट द बॉटम ऑफ द क्लेरिफायर ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि जो स्लज ब्लैंकेट जिसको बोला जाता है वो वही स्लज ब्लैंकेट है जो सेकेंडरी क्लेरिफायर में जो सेटल डाउन जो स्लज होती है, जो कहां पर सेटल होती है, क्लेरिफायर के बॉटम में, तो ये क्या करती है, स्लज का एक लेयर बना लेती है, यानी कि स्लज क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है बॉटम में, उसी को स्लज लेयर बोला जाता है जो ऑपरेशन के दौरान क्लेरिफायर में सेटल डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्लज रिमूव फ्रॉम द सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर से स्लज को कैसे रिमूव किया जाता है या किया जा सकता है। आंसर देखिए, स्लज इज टाइपली रिमूव यूजिंग मैकेनिज्म सच एज स्लज स्क्रैपर, यानी कि स्लज को रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसमें है स्लज स्क्रैपर, सेक्शन हेडर, पंप एंड देन स्पेंट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, यानी कि इस स्लज को रिमूव करने के लिए कई तरीके हैं, स्लज स्क्रैपर के द्वारा, सेक्शन हेडर, पंप, और उसके अलावा भी स्लज को ट्रीटमेंट करने के लिए या डिस्पोजल करने के लिए आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इफ्लुएंट वियर इन सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि इफ्लुएंट वियर का सेकेंडरी क्लेरिफायर में क्या रोल है। इसका आंसर देखिए, इफ्लुएंट वियर्स कंट्रोल द ओवरफ्लो रेट ऑफ क्लेरिफाइड वाटर फ्रॉम द क्लेरिफायर। इफ्लुएंट वियर का रोल होता है जो क्लेरिफाइड वाटर है उसके फ्लो को कंट्रोल करे, क्या करे, कंट्रोल करने में इफ्लुएंट वायर का यूज, यानी कि इसका रोल आता है, इसकी भूमिका होती है। इंश्योरिंग द कांस्टेंट इफ्लुएंट क्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग कैरी ओवर ऑफ सॉलिड्स, यानी कि इससे क्या होती है, इंश्योर कर सकते हैं इफ्लुएंट क्वालिटी को, और जो सॉलिड है जो कैरी ओवर हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये रोल होता है इफ्लुएंट वायर्स का इन सेकेंडरी क्लेरिफायर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लेरिफायर्स, मैक्सिमम पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्लेरिफायर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। इसका आंसर देखिए, प्राइमरी क्लेरिफायर्स रिमूव सेटलेबल सॉलिड्स एंड सम ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम रॉ वेस्ट वाटर, यानी कि जो प्राइमरी जो क्लेरिफायर्स होते हैं उनका काम होता है जो सेटलेबल जो सॉलिड्स हैं इफ्लुएंट के अंदर और जो कुछ ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको वेस्ट वाटर से क्या करना है, रिमूव करना है, उसको सेपरेट करना है। जबकि यानी कि वाइल सेकेंडरी क्लेरिफायर्स फर्दर ट्रीट इफ्लुएंट फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी क्लेरिफायर का काम क्या होता है कि जब इफ्लुएंट क्या होती है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से जो ट्रीट होने के बाद उसके अंदर से जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है उसको सेपरेट करना, किसका काम होता है, सेकेंडरी क्लेरिफायर का। और प्राइमरी का काम होता है जो सेटलेबल जो सॉलिड है इफ्लुएंट में और जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या करना है, वेस्ट वाटर के अंदर से रिमूव करना। जबकि जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है ये हमेशा होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वहां पर जहां पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद लगाई जाती है। तो इनका काम होता है जो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स हैं उनको सेपरेट करना। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द डिजाइन ऑफ अ सेकेंडरी क्लेरिफायर इम्पैक्ट इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर की जो डिजाइन है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो इसका आंसर देखिए, डिजाइन फैक्टर सच एज, यानी कि डिजाइन फैक्टर इस प्रकार है जैसे कि सरफेस एरिया, ओवरफ्लो रेट, वियर लोडिंग रेट्स एंड स्लज रिमूवल मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस सेटलिंग इफिशिएंसी एंड क्लेरिफायर परफॉर्मेंस। यानी कि जो डिजाइन फैक्टर है इस प्रकार है जैसे कि सरफेस एरिया, क्लेरिफायर का ओवरफ्लो रेट्स, वियरिंग लोडिंग रेट, स्लज रिमूवल मैकेनिज्म और इन्फ्लुएंस सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इससे जो क्लेरिफायर का परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस, यानी कि क्या चैलेंजेस है इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्लज ब्लैंकेट, यानी कि स्लज ब्लैंकेट मेंटेनिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं डेप्थ इन द सेकेंडरी क्लेरिफायर्स, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर के डेप्थ में जो स्लज ब्लैंकेट जो मेंटेन करते हैं या ऑप्टिमल स्लज ब्लैंकेट जो मेंटेन करते हैं तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आंसर चैलेंजेस इंक्लूड वेरिएशन इन इन्फ्लुएंट फ्लो एंड सॉलिड कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें जो चैलेंजेस है क्या है कि आपका जो इन्फ्लुएंट का जो फ्लो रेट है वो वेरी करता है तो इसमें चैलेंज आते हैं, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है इसमें चेंज आती है तो फिर चैलेंजेस आते हैं, हाइड्रोलिक इनबैलेंस, यानी कि जो आपके फीड में और वेरिएशन है, हाइड्रोलिक लोड अगर जो उसमें वेरिएशन है तो ये भी एक चैलेंजेस है, तो हाइड्रोलिक इम्बैलेंसेस एंड द पोटेंशियल ऑफ स्लज ब्लैंकेट कैरी ओवर, तो इसके कारण क्या होती है, और जो नहीं बराबर मेंटेन करेंगे तो जो स्लज ब्लैंकेट है क्या होती है वो कैरी ओवर होती है, यानी कि जो सेटल डाउन प्रॉपर नहीं होगी और ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिकेट स्लज रिमूवल इन अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर में अपर्याप्त स्लज हटाने के परिणाम क्या है। तो इसका आंसर देखिए, इंडिकेट स्लज रिमूवल कैन लीड टू स्लज बिल्डअप, यानी कि अपर्याप्त जो स्लज हटाने से स्लज जमा हो सकता है, रिड्यूस सेटलिंग इफिशिएंसी, यानी कि सेटलिंग इफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, पुअर इफ्लुएंट क्वालिटी पुअर हो जाती है, एंड पोटेंशियल क्लेरिफायर ओवरफ्लो, और जो क्लेरिफायर की ओवरफ्लो की जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है, और हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स, और जो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम इसमें भी समस्याएं हो सकती हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सॉलिड डिटरमाइंड इन अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर के अंदर सॉलिड की सेटलिंग वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो या किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर देखिए, सेटलिंग वेलोसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है किसके ऊपर, पार्टिकल साइज, डेंसिटी एंड शेप्स एज वेल एज हाइड्रोलिक कंडीशन विद इन द क्लेरिफायर्स, यानी कि जो सेटलिंग जो वेलोसिटी है इन्फ्लुएंस करती है पार्टिकल साइज के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, शेप और एज वेल एज हाइड्रोलिक लोड के ऊपर, हाइड्रोलिक कंडीशन के ऊपर जो क्लेरिफायर्स के अंदर होती है, एंड इच टाइपली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली आर थ्रू सेटलिंग टेस्ट्स, यानी कि इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके या सेटलिंग टेस्ट करके कि आपकी जो सेटलिंग जो वेलोसिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ऑप्टिमाइज सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से मेजर्स लिए जाते हैं। इसका आंसर देखिए, मेजर्स इंक्लूड मेंटेनिंग प्रॉपर स्लज ब्लैंकेट डेप्थ, यानी कि इसमें केवल मेजर्स की बात की जाए तो मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर स्लज ब्लैंकेट जो डेप्थ है उसको मेंटेन किया जाता है, ऑप्टिमाइज हाइड्रोलिक कंडीशन, यानी कि हाइड्रोलिक कंडीशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है, एडजस्टिंग केमिकल डोजिंग, यानी कि केमिकल डोजिंग को एडजस्ट किया जाता है, एंड इंश्योरिंग रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ क्लेरिफायर कंपोनेंट्स, यानी कि और इंश्योर करते हैं कि जो क्लेरिफायर के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है, तो इससे आप जो सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं ये सब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज सरफेस ओवरफ्लो रेट प्ले इन सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर में सरफेस ओवरफ्लो रेट की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर देखिए, सरफेस ओवरफ्लो रेट डिटरमाइन द हाइड्रोलिक लोडिंग ऑन द क्लेरिफायर, यानी कि जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो क्लेरिफायर पर हाइड्रोलिक लोडिंग को निर्धारित करती है, एंड इन्फ्लुएंस द सेटलिंग इफिशिएंसी एंड इफ्लुएंट क्वालिटी, और सेटलिंग इफिशिएंसी और इन्फ्लुएंस की क्वालिटी को प्रभावित करती है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया अफेक्ट सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि
फिलामेंटस बैक्टीरिया की प्रेजेंस सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करती है या कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर देखिए, फिलामेंटस बैक्टीरिया कैन इंटरफेयर विथ सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स causing poor sludge settling and potential bulking or foaming issue in a clarifier। यानी कि फिलामेंटस बैक्टीरिया कैसे इंपैक्ट डालती है? देखिए, फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होती हैं आपकी जो सेटलिंग जो कैरेक्टर है जो स्लज की उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, उसमें इंटरफेयर करती हैं, जिसके कारण जो पुअर सेटलिंग होती है स्लज की, जो स्लज बल्किंग की इशू आती है, फोमिंग की इशू आती है, जिससे जो परफॉर्मेंस के ऊपर ये इंपैक्ट डालती है किसके? सेकेंडरी क्लेरिफायर का। और कौन सी बैक्टीरिया? फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो हमेशा इसको आप याद रखना कि फिलामेंटस बैक्टीरिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस? यानी कि टेम्परेचर का सेकेंडरी क्लेरिफायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर देखिए, टेम्परेचर अफेक्ट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी। यानी कि टेम्परेचर जो होती है वो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। स्लज सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लज सेटलिंग की जो कैरेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। एंड इफ्लुएंट क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। विथ वार्मर टेम्परेचर जनरली इंप्रूविंग सेटलिंग इफिशियंसी। यानी कि जैसे टेम्परेचर थोड़ा जब ज्यादा होता है तो जो सेटलिंग की जो इफिशियंसी होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है मैक्सिमम जो गर्मियों के दिनों में, यानी कि जो गर्मियों के टाइम में क्या होती है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और ठंड के टाइम में देखेंगे तो कई बार ऐसे इसके परफॉर्मेंस में कमी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड फॉर मॉनिटरिंग सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस? यानी कि कौन से मेथड्स हैं जिससे सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके? तो इसका आंसर देखिए, मॉनिटरिंग मेथड्स इंक्लूड्स टर्बिडिटी। यानी कि आप सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहते हैं तो इसकी टर्बिडिटी मेजर करिए, टर्बिडिटी मेजरमेंट। स्लज ब्लैंकेट डेप्थ मेजरमेंट, यानी कि इसके जो स्लज ब्लैंकेट की जो डेप्थ है उसको आप मेजर करिए कि इसमें कितने स्लज ब्लैंकेट इसकी डेप्थ है। सेटलिंग टेस्ट, यानी कि इसकी जो सेटलिंग टेस्ट है उसको आप करिए। एंड रेगुलर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्कुलर ऑपरेशन, और इसको और आप रेगुलर क्या है विजुअल और ये इंस्पेक्शन करते हैं कि इसका जो ऑपरेशन कैसा चल रहा है, तो इससे इसके परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं कि कैसी काम करे। इसकी टर्बिडिटी मेजर करिए, स्लज ब्लैंकेट की डेप्थ को मेजर करिए, स्लज की सेटलिंग के कैरेक्टर्स को आप मेजर करिए, और रेगुलर या इसको आप मॉनिटर करते हैं तो इसकी सेटलिंग के परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस को आप जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन फॉर्मिंग इशू इन अ सेकेंडरी क्लेरिफायर्स बी एड्रेस? यानी कि जो सेकेंडरी क्लेरिफायर की जो फॉर्मिंग की इशू है उसको कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं? तो इसमें इसका आंसर देखिए, फॉर्मिंग इशू कैन बी एड्रेस थ्रू एडजस्टमेंट टू एरिएशन रेट्स। यानी कि जो फॉर्मिंग की इशू है इसको आप एड्रेस कर सकते हैं जो एरिएशन के रेट्स को एडजस्ट करके, केमिकल डोजिंग करके, स्लज वेस्टिंग स्ट्रेटजी बना के, यानी कि स्लज जो वेस्ट करते हैं उसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे आपको वेस्ट करना है। एंड द यूज ऑफ एंटीफोम एजेंट्स, और इसके अलावा आप एंटीफोम एजेंट्स को यूज करके आप जो सेकेंडरी क्लेरिफायर की फॉर्मिंग की इशू को आप एड्रेस कर सकते हैं या इसको ट्रैक कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेफल्स इन सेकेंडरी क्लेरिफायर? यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर में वेफल्स का क्या काम है, क्या पर्पज होता है वेफल्स का? इसका आंसर देखिए, वेफल्स हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट फ्लो इवनली अक्रॉस द क्लेरिफायर। यानी कि वेफल्स का काम होता है पूरे क्लेरिफायर में जो फ्लो है उसको एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट्स, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग को क्या करना है, प्रिवेंट करना, उससे बचाना। एंड इम्प्रूव सेटलिंग एफिशिएंसी, और सेटलिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना बाय प्रोमोटिंग लॉन्गर पार्टिकल रेसिडेंस टाइम। यानी कि जो पार्टिकल की जो रेसिडेंस टाइम है और शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी तो बढ़ेगी, जिससे जो सॉलिड की जो सेटलिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो वेफल्स लगाने का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन सेकेंडरी क्लेरिफायर? यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर्स में कौन से जो सामान्य जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती है, तो कौन कौन से हैं देखिए। कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स स्लज ब्लैंकेट कैरी ओवर, यानी कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो क्या है, स्लज ब्लैंकेट का कैरी ओवर होना, पुअर सेटलिंग, हाइड्रोलिक इम्बैलेंस, फॉर्मिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ फ्लो। यानी कि इसमें देखें तो स्लज ब्लैंकेट का कैरी ओवर होना, पुअर सेटलिंग होना, हाइड्रोलिक इम्बैलेंस होना, फॉर्मिंग और शॉर्ट सर्किटिंग होना। तो इससे ये क्या होती है, समान प्रॉब्लम होती है जो सेकेंडरी क्लेरिफायर में अक्सर आपको देखने के लिए मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इफेक्ट सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस के ऊपर हाइड्रोलिक लोड कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे प्रभावित करती है। इसका आंसर देखिए, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इन्फ्लुएंस द रेसिडेंस टाइम ऑफ पार्टिकल इन क्लेरिफायर्स, यानी कि क्लेरिफायर्स के अंदर जो पार्टिकल्स की रेसिडेंस टाइम है उसके ऊपर हाइड्रोलिक लोडिंग जो रेट होते हैं उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। एंड कैन इम्पैक्ट सेटलिंग एफिशिएंसी, और इसके सेटलिंग एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक फ्लो कंडीशन। और पर्टिकुलरली देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो जो पीक फ्लो जो कंडीशन होती है, यानी कि जो मैक्सिमम जो फ्लो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लेरिफायर सरफेस एरिया एंड डिजाइन, यानी कि डिजाइन में क्लेरिफायर के सरफेस एरिया का क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखिए, क्लेरिफायर सरफेस एरिया डिटरमाइन द सेटलिंग जोन अवेलेबल फॉर सॉलिड्स, यानी कि क्लेरिफायर के जो सरफेस एरिया उसे डिटरमाइन करती है जो सेटलिंग जोन होती है जो अवेलेबल होती है सॉलिड्स के सेटलिंग के लिए, विथ लार्जर सरफेस एरिया जनरली इंप्रूविंग सेटलिंग इफिशियंसी एंड हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो अगर लार्जर एरिया के साथ अगर आपका जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है तो इससे क्या होती है, जनरली जो सेटलिंग की जो एफिशिएंसी होती है इंप्रूव होती है और हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करती है। हाउ आर सॉलिड्स कंसंट्रेशन एंड लोडिंग रेट कंट्रोल इन अ सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि कैसे सॉलिड कंसंट्रेशन और लोडिंग रेट को सेकेंडरी क्लेरिफायर में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, सॉलिड कंसंट्रेशन एंड लोडिंग रेट्स कैन बी कंट्रोल थ्रू प्रॉपर स्लज वेस्टिंग, यानी कि जो सॉलिड कंसंट्रेशन है और जो लोडिंग रेट है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर स्लज वेस्टिंग करके। एडजस्टिंग रिटर्न एक्टिविटी स्लज, यानी कि जो जिसको हम लोग रास बोलते हैं, तो रिटर्न एक्टिविटी स्लज को एडजस्ट करके, यानी कि इसके फ्लो को सेट करके हम लोग जो इसकी जो सॉलिड की कंसंट्रेशन और लोडिंग रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड ऑप्टिमाइजिंग हाइड्रोलिक कंडीशन, और जो हाइड्रोलिक जो कंडीशन है इसको ऑप्टिमाइज करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट स्कम फॉर्मेशन इन सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि इस सेकेंडरी क्लेरिफायर में स्कम फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स एक्शन लिए जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, स्कम फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑप्टिमाइजिंग स्लज रिमूवल, यानी कि स्कम फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑप्टिमाइज स्लज रिमूवल के द्वारा, कंट्रोलिंग एरिएशन रेट्स के द्वारा, मिनिमाइज इन्फ्लुएंस फैट्स के द्वारा, ऑयल एंड ग्रीस के द्वारा, एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। तो इससे जो स्कम फॉर्मेशन है सेकेंडरी क्लेरिफायर में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी क्लेरिफायर ऑपरेशन, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर ऑपरेशन में पीएच एडजस्टमेंट का क्या रोल है या क्या इसकी भूमिका है। इसका आंसर देखिए, पीएच एडजस्टमेंट कैन हेल्प, यानी कि पीएच एडजस्टमेंट हेल्प कर सकती है कंट्रोल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन पॉल्यूटेंट, ये जो कुछ पॉल्यूटेंट की सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ये जो पीएच एडजस्टमेंट है आपकी हेल्प कर सकती है। ऑप्टिमाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी पीएच एडजस्टमेंट हेल्प कर सकती है। एंड प्रिवेंट स्केलिंग एंड कोरोजन इन क्लेरिफायर कंपोनेंट्स, और इसके द्वारा जो प्रिवेंट भी कर सकती है स्केलिंग को, कोरोजन को, कहाँ पर, क्लेरिफायर्स के कंपोनेंट्स को। तो पीएच एडजस्टमेंट के द्वारा कई सारे ऐसे जो है ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सेकेंडरी क्लेरिफायर्स इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशंस, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर को ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशन में कैसे एकीकृत किया जाता है। इसका आंसर देखिए, secondary clarifiers are typically part of our treatment range following biological reactors and precedious tertiary treatment processes such as filtration or disinfection, यानी कि secondary treatments आमतौर पर biological reactors और precedious tertiary treatment process जैसे फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन के बाद एक उपचार ट्रेंच का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ हाई इन्फ्लुएंट सॉलिड्स कंसंट्रेशन ऑन सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस। इसका आंसर देखिए, हाई सॉलिड कंसंट्रेशन कैन ओवरलोड द क्लेरिफायर, रिड्यूस सेटलिंग एफिशिएंसी, इंक्रीज स्लज ब्लैंकेट डेप्थ एंड लोड टू पुअर एफिशिएंसी क्वालिटी एंड कैरी ओवर ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज स्लज रिसाइकलिंग
प्ले इन सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि स्लज रिसाइकलिंग का सेकेंडरी क्लेरिफायर में क्या रोल है, क्या ये रोल प्ले करते हैं। इसका आंसर देखिए, स्लज रिसाइकलिंग हेल्प मेंटेन ऑप्टिमल बायोमास, यानी कि स्लज रिसाइकलिंग क्या करती है, ऑप्टिमल बायोमास के जो कंसंट्रेशन को उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होती है, सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी रहती है, इम्प्रूव क्लेरिफायर परफॉर्मेंस भी होती है, यानी कि क्लेरिफायर का जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी ओवरऑल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये फायदा होता है या ये रोल प्ले करती है सेकेंडरी क्लेरिफायर में जो स्लज की जो रिसाइकलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्लज एज इम्पैक्ट सेकेंडरी क्लेरिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि स्लज जो एज है सेकेंडरी क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। इसका आंसर देखिए, स्लज एज इन्फ्लुएंस बायोमास characteristics, settling property and microbial activity affecting clarifier performance and treatment efficiency, यानी कि जो स्लज एज होती है ये इन्फ्लुएंस करती है बायोमास के कैरेक्टर के ऊपर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, सेटलिंग इसकी जो प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर, माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी अफेक्ट करती है क्लेरिफायर के परफॉर्मेंस के ऊपर, और ओवरऑल जो ट्रीटमेंट एफिशिएंसी होती है इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। स्लज एज की ये मतलब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ सेकेंडरी क्लेरिफायर डिजाइन, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर की डिजाइन को सिलेक्शन करने में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका आंसर देखिए, फैक्टर्स इंक्लूड इन्फ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसमें जो फैक्टर है इन्फ्लुएंट की कैरेक्टर, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव, जो ट्रीटमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, साइट स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जहां पर आप इसको लगा रहे हैं वहां की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, अवेलेबल फुटप्रिंट, कितना एरिया में आप इसको लगाना चाहते हैं, एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो रेगुलरिटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके क्या है। तो ये सब जो फैक्टर को ध्यान में रख के ही जो सेकेंडरी क्लेरिफायर को डिजाइन को या सेकेंडरी क्लेरिफायर को सेलेक्ट किया जाता है कि किस टाइप का हमको सेकेंडरी क्लेरिफायर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सेकेंडरी क्लेरिफायर्स क्लीन एंड मेंटेन, यानी कि सेकेंडरी क्लेरिफायर को कैसे क्लीन और मेंटेन किया जाता है। इसका आंसर देखिए, मेंटेनेंस एक्टिविटी, जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है इंक्लूड रेगुलर इंस्पेक्शन, इसमें क्या होती है आपकी जो रेगुलर जो इंस्पेक्शन होती है इसमें इंक्लूड होती है मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जिसमें आप मैकेनिकल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हो, उसकी जांच पड़ताल करते हो। क्लीनिंग ऑफ वायर्स एंड वेफल्स, जिसमें आप जो वायर्स और वेफल्स उसको क्लीन करते हो, स्लज को रिमूव करते हो, एंड जो जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, यानी कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट के उनको आप कैलिब्रेट करते हो, उनको डे टू डे अपडेट करते हो। तो इससे आपका जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है वो क्लीन और मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, इस सेशन में आपने जाना सेकेंडरी क्लेरिफायर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर थे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस और आंसर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को एक्टिवेट कर देते हैं तो जैसे ही कोई नई वीडियो या नया अपडेट्स आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।